हमने असेंबली में बम फेंके। हम इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। हमारा लक्ष्य असेंबली में विरोध प्रकट करना था और उसमें हम पूरी तरह से सफल हुए। हम अंग्रेजी सरकार को जताना चाहते थे कि भारतीय जनता को दीर्घ काल तक उसके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। साथ ही हम अपने देशवासियों को भी जगाना चाहते थे। हमारा ये लक्ष्य पूरा हुआ, इसका हमें संतोष है। हम अंग्रेजों के सामने ये सिद्ध करना चाहते थे कि वे हमें कुचलकर समूचे राष्ट्र को नहीं कुचल सकते। आप क्रांति की धधकती ज्वाला को शांत नहीं कर सकते हैं। क्रांति मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। क्रांति की इस वेदी पर हम अपने आप को होम करने के लिए तैयार हैं। इतनी महान ध्येय एवं लक्ष्य के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं माना जा सकता। हम क्रांति की प्रगति की अनंत धैर्य के साथ प्रतीक्षा करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। 9 जून 1929 को दिल्ली जेल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अदालत में इस प्रकार का ओजस्वी बयान दिया था, जिसकी धमक से सारा भारत जाग उठा। सुप्त निष्क्रिय पड़े नवयुवक स्वतंत्रता की यज्ञ वेदी में स्वयं को होम करने के लिए कूद पड़ने लगे। जनता के बीच भगत सिंह क्रांति के बेताज बादशाह बन चुके थे। उनका प्रभाव आजादी की मशाल के रूप में मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रफी अहमद किदवई, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि के मन में बैठ कर चुका था। देश के युवा भगत सिंह को अपनी क्रांति का आदर्श मानकर अंग्रेजों को खुली चुनौती देने लगे थे। भगत सिंह तो उस दिन से भारत माता के दिल की धड़कन बन चुके थे जब उन्होंने 8 अप्रैल 1928 के दिन बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली में 2 बम फेंके थे। उन्होंने वहां से भागने के बजाय स्वेच्छा से स्वयं को पुलिस को सौंप दिया था। वे अपने देशवासियों को झकझोरना चाहते थे। तो अपने देश के लिए बलिदान हो जाओ। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर स्वयं को उत्सर्ग कर दो। स्वतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी अति अपनी भारत माता तुम्हें पुकार रही है। सफल थे और प्रसन्न थे कि इस घटना से पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध तीव्र उबाल और उफान आ चुका था। पूरे देश में इसकी खबर आग के समान फैल चुकी थी। भगत सिंह के रूप में एक क्रांति की ज्वाला सबके दिलों में अनहद धधक रही थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और 4 जून 1929 को दिल्ली की जेल में उनकी सुनवाई शुरू हुई। पहले तो सरकारी गवाहों के बयान हुए। 10 जून 1929 को केस की सुनवाई खत्म हुई। भारत माता के इन 2 महान सपूतों को सेशन जज ने 12 जून को आजन्म कारावास की सजा सुना दी। इनको अपने बचाव में कोई रुचि नहीं थी, परंतु वे क्रांति की इस ज्वाला को देश में धधका देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दी। भगत सिंह को मियांवाली जेल में और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। उन दिनों जेलों की हालत अत्यंत दयनीय थी। राजनीतिक कैदियों के साथ अपराधियों जैसा सख्त बर्ताव किया जाता था। तो भगत सिंह तो अन्याय को सहने वाले ही नहीं थे। उन्हें अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं था। उन्हें वह बात याद आई जब क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद के क्रांति दल में शामिल होने आए भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण करना और इसके चरणों में अपना पूर्ण बलिदान करना ही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए किसी भी प्रकार की कमजोरी, दुर्बलता एवं आसक्ति बर्दाश्त नहीं होगी। आज संकल्प लेना होगा, हमारी हर सांस भारत माता के लिए चलेगी और हर धड़कन उन्हीं के लिए धड़केगी। भगत सिंह ने कहा, मैं तो होश संभालते ही अपने राष्ट्र को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने का सपना देखता आया हूँ। आपके साथ मिलकर मुझे अपने चिर प्रतीक्षित सपने को साकार करना है। फिर उन्होंने पास में एक जलती मोमबत्ती पर अपने हाथ को धर दिया। मोमबत्ती की लौ से उनकी हथेली जलने लगी और जल जलकर उनके हाथ की त्वचा रक्त के साथ बहने लगी। अब शांत स्थिर होकर भगत सिंह ने कहा, आज मैं संकल्प लेता हूँ, इस राष्ट्र के लिए मैं तब तक लड़ता रहूंगा तक मेरी अंतिम सांस चलती रहेगी। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह का हाथ वहां से हटाकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, इस दल को तुम्हारी ही आवश्यकता थी भगत सिंह। अब मुझे विश्वास हो चुका है कि अपने राष्ट्र को और अधिक समय तक कोई भी बांधे नहीं रख सकता है। अपना राष्ट्र अवश्य स्वतंत्र होगा। जेल में एक कंबल बिछाने के लिए था,
और एक ओढ़ने के लिए, एक एल्यूमिनियम की थाली जिसकी शक्ल उबड़ खाबड़ जमीन जैसी थी, जिसमें एक कटोरी और एक गिलास भी था। जेलर ने भगत सिंह को जेल का भोजन भिजवा दिया था। भोजन ऐसा था कि उसे कोई जानवर भी खाने से इनकार कर दे। भोजन को देखकर भगत सिंह को अपने क्रांति दल की स्मृति ताजी हो गई। दल के सभी सदस्यों को अपने निजी खर्च के लिए पैसे मिलते थे। भगत सिंह को दो अनोखे शौक थे, एक तो पुस्तकें पढ़ना और दूसरा सिनेमा देखना। वे अपने निजी खर्च के पैसों से रात को सिनेमा देखने चले जाते थे। एक दिन वे सिनेमा देखकर लौटे तो देखा कि रात के 2 बज चुके थे और चंद्रशेखर आजाद कुछ काम कर रहे थे। पास में थाली में भोजन रखा हुआ था। भगत सिंह ने कहा, आपने अभी तक भोजन नहीं किया, आप पहले भोजन कर लेते फिर काम करते। आजाद ने कहा, जब अपना साथी सिनेमा देखने जाएगा तो उसके पहले किसी को भूखे पेट सोना तो पड़ेगा ही ना। तुम भूखे मत रहना, भोजन करके सोना। कल एक बड़े कार्य को अंजाम देना है, कल प्रातः बात करेंगे। इस प्रकार उस रात तो भगत सिंह भोजन कर सके और न चंद्रशेखर आजाद ने ही भोजन किया। भगत सिंह के लिए चंद्रशेखर आजाद हिमालय की समान महान आदर्श थे, तो आजाद के लिए भगत सिंह क्रांति की मिसाल थे। जेल में भगत सिंह की आंखें नम हो आईं, परंतु आंसू नहीं गिरे। भगत सिंह ने आंखों के सामने रखे भोजन को देखा कि सभी साथियों को वैसा ही भोजन परोसा गया था। इस अन्याय के विरुद्ध 15 जून 1929 को भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल की लहर ऐसी उठी 13 जुलाई तक सभी क्रांतिकारी कैदी भूख हड़ताल में शामिल हो गए। इस भूख हड़ताल के दौरान उनके एक साथी तीन्द्रनाथ दास की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उन्हें मनाने के लिए भगत सिंह को बोस्टल जेल लाया गया। तीन्द्रनाथ ने एनीमा लेने से मना कर दिया, लेकिन भगत सिंह के एक बार कहने पर ही वे मान गए। भगत सिंह उन्हें देखकर बड़े भावुक हो उठे, परंतु एकाएक हंसते हुए यतीन्द्रनाथ से कहा, आप जानते हैं, अंग्रेज सरकार को मेरी चर्बी से बड़ा मोह था। वे भिखारी के समान हाथ फैलाए खड़े थे, सो मैंने उन्हें 25 पाउंड भीख में दे दिया। फिर वे स्पष्ट करते हुए बोले, जब मैंने भूख हड़ताल शुरू की थी तो मेरा वजन 133 पाउंड था और 30 जुलाई यानी आपके पास आने तक यह 108 पाउंड हो गया है। इसे सुन यतीन्द्रनाथ के अधरों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई, परंतु फिर बुझ गई, क्योंकि भूख हड़ताल से उनकी हालत अत्यंत दयनीय हो गई थी। यतीन्द्रनाथ से बोस्टल जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट खां साहब परिचित थे। उन्होंने दास जी से कहा, आप अपनी जिद के इतने पक्के हैं, फिर भगत सिंह के एक बार कहने पर ही आप एनीमा लेने के लिए कैसे राजी हो गए? यतीन्द्रनाथ दास ने कहा, खां साहब, भगत अपने राष्ट्र की धरोहर है, संपदा है, एक क्रांति की प्रतीक एवं पर्याय हैं। हम सबके बीच वे बहुत ऊंचे हैं। भला इस जाबाज की बात को मैं कैसे टाल सकता था? आप जैसे बिके हुए गुलाम इस जज्बे को क्या जाने। 13 सितंबर 1929 को यतीन्द्रनाथ ने जेल में ही भूख हड़ताल के दौरान अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। इसके बावजूद भगत सिंह ने अपना अनशन समाप्त नहीं किया। 5 अक्टूबर को 114वें दिन तक उनका अनशन चलता रहा। भूख हड़ताल के माध्यम से भगत सिंह ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। 7 अक्टूबर 1930 को उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया था, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। इस फैसले से निराश भगत सिंह की मां ने एक ग्रंथी के पास जाकर अपनी प्रिय संतान को बचा लेने की प्रार्थना की। ग्रंथी उच्च कोटि के संत थे। उनकी फरियाद भगवान के पास पहुंचा दी। कहा, प्रभु, एक माँ का हृदय अपनी संतान की सलामती चाहता है। ऊपर से आवाज आई, भगत सिंह एक अवतारित आत्मा है, उनका लक्ष्य इस राष्ट्र के प्रति आत्मा आहुति है, उनका बलिदान भागवत योजना के अंतर्गत आता है तथा माँ की प्रार्थना भी स्वीकृत है। पुत्र की सलामती के लिए और पुत्र का लक्ष्य श्रेष्ठ है राष्ट्र के लिए। भगत सिंह का मन कुर्बानी कम में मान नहीं रहा है, इसलिए बेटे की इच्छा को माँ तक पहुँचा दो। ग्रंथी ने भगत सिंह की माँ से कहा कि संतान के मन में बलिदान के अलावा और कुछ भी नहीं है। जेल में भगत सिंह से मिलने के लिए उनकी माँ पहुंची। अंतिम समय में भगत सिंह को अपने जीवन लक्ष्य का बोध होने लग गया था। माँ के उदास चेहरे को देखकर भगत सिंह ने सहज मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ग्रंथी साहब ने क्या कहा? यही ना कि तुम्हारे पुत्र की इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे मरने के बाद लाश लेने आप मत आना, कुलबीर को भेज देना। कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि देखो
भगत सिंह की मां रो रही है। और यह कहकर वे बड़े जोर से हंसे, जिसकी गूंज पूरे जेल में गूंजने लगी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की कोठरी का दरवाजा खुला। अधिकारियों ने कहा, सरदार साहब, फांसी लगाने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाएं। भगत सिंह तब लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने पुस्तक को अपने ऊपर की ओर उछाल दिया और बड़ी फुर्ती के साथ उठ खड़े हुए और बोले, चलो। शाम के 7:25 पर भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव से गले मिले। दोनों के लिए भगत सिंह के दाएं और बाएं फंदे लटका दिए गए थे। भगत सिंह ने सहसा गाना शुरू कर दिया, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। 7:33 हो रहे थे। भारत माता अपनी संतान को अपनी कोख में समेट लेने को तैयार थी। कांपते हाथों से जल्लाद ने तीनों के गले में फंदा लगाया, नीचे उतरा, ठीक घुमा दी। तीनों बहादुर की गोद में समाकर अमर हो गए। आज ऐसों की वजह से हम आजाद देश में रह रहे हैं। ज्ञासु मित्रों, ये देश हर बलिदानियों की स्मृति संजोने के लिए है। अगर आप अपने जीवन को उत्कर्ष नहीं देते हैं, अपने चरित्र, चिंतन और विचारधारा को सही दिशा में नहीं रखते हैं, ये उन अमर बलिदानियों का अपमान होगा। बलिदान चला जाएगा। आप अपने जीवन में सत्य को उतारें और उन अमर बलिदानियों की वजह से, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र देश में स्वतंत्रता पूर्वक सांस ले रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने क्रियाकलाप कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, के प्रति कृतज्ञ रहिए। आज सफल जीवन की यात्रा में यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।